अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जियोलॉजी। आज मैं डिस्कस करूंगा पीएमडीसी का यूनिट नंबर 3। मैंने ऑलरेडी पीएमडीसी का यूनिट नंबर 1 ए सेलुलर लाइफ एंड यूनिट नंबर 2 बायो एनर्जेटिक्स अपलोड कर दिया हुआ है। आज मेरा टॉपिक है पीएमडीसी का यूनिट नंबर 3। इस यूनिट नंबर 3 में मैं आपको डिस्कस करूंगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। मैं बायो एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले आपको बता देता हूं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, यानी अभी तक हमारी दुनिया में 118 एलिमेंट्स नोन हैं। इनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं। मीन्स दैट बाकी जो 26 एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो लेबोरेटरी में बने हैं या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं। अब 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा हैं, और उनमें से भी 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स का दर्जा दिया गया है, जो कि एक्चुअली में हमारा प्रोटोप्लाज्म बना रहे होते हैं। इन 16 एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। नंबर 1 मेजर एलिमेंट्स एंड नंबर 2 माइनर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म का 99% बनाते हैं, लेकिन माइनर एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म का जस्ट 1% बनाते हैं। इन 16 में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेजर एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ओनली 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेजर एलिमेंट्स हैं, और उन 6 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की पाई जा रही है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हमारे प्रोटोप्लाज्म में 65% पाया जा रहा होता है। दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कार्बन जो कि 18% पाया जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है हाइड्रोजन जो कि 10% पाया जाता है। फोर्थ पे आता है नाइट्रोजन 3%। फिफ्थ पे आता है कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस आता है 1%। ठीक हो गया। अगर आप गौर करें तो पहले जो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो मोर देन 90% बना रहे हैं। ठीक हो गया। 65 प्लस 10 75, 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 3 93% हमारे ये बना रहे हैं। तो 90% प्लस हमारे ये पहले 3 एलिमेंट्स बना रहे हैं। ठीक हो गया। नाउ जबकि बाकी जो तीनों एलिमेंट्स हैं हमारे पास नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये 3%, 2% और ये 1%, यानी ये तकरीबन टोटल 6% यानी लेस देन 10% बना रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ऑक्सीजन, कार्बन, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि ऑक्सीजन वाटर का बहुत बड़ा मतलब वाटर के अंदर पाए जाने वाला एलिमेंट है, और ये हमारी बॉडी चूँकि 70 to 90% वाटर पर मुश्तमिल होती है, तो उसमें ऑक्सीजन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। फिर दूसरे नंबर पे कार्बन और हाइड्रोजन, ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें ये दोनों हिस्सा पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हमारी प्रोटीन का हिस्सा है, कैल्शियम हमारी हड्डियों का हिस्सा है, और फॉस्फोरस हमारे न्यूक्लिक एसिड्स का हिस्सा है। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ माइनर एलिमेंट्स की। माइनर एलिमेंट्स हमारे रिमेनिंग जो 10 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि माइनर एलिमेंट्स हैं, और ये माइनर एलिमेंट्स हम उनको बोलते हैं जो कि 1% के करीब करीब पाए, जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म का 1% बना रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिकदार में हमारे पास आता है पोटाशियम। पोटाशियम 0.35% पाया जाता है, जबकि सल्फ़र 0.25% पाया जाता है। ये सल्फ़र हमारी प्रोटीन्स का हिस्सा होते हैं। ठीक हो गया। आपने एक से सुना होगा सल्फ़र कंटेनिंग प्रोटीन्स। ठीक हो गया, जिस तरह हमने पढ़ा केराटिन। फिर इसी तरीके से पोटाशियम ये बेसिकली हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जो कि ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को अलॉन्ग विद सोडियम ये मेंटेन करके रख रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से सोडियम, इसी तरीके से क्लोरीन। सोडियम भी 0.15% और क्लोरीन भी 0.15% पाए जा रहे होते हैं। ठीक होगा। और इसके बाद आता है मैग्नीशियम जो कि 0.05% पाया जाता है। आयरन जो कि 0.04% पाया जा रहा होता है। ये सारे के सारे इन 10 में से ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि माइनर एलिमेंट हैं, जबकि बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं इनको हम दर्जा देते हैं ट्रेस एलिमेंट का। क्यों? क्योंकि ये 0.01% से भी कम पाए जा रहे होते हैं। और ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं? मैंगनीज, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन।
ठीक हो गया, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर पेपर में एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रेस एलिमेंट। मोस्टली एमसीक्यू ये ट्रेस एलिमेंट में से ही आते हैं, इनमें से इतने ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आते। ठीक हो गया, मैंने पास्ट पेपर में इनमें से आता हुआ कोई एमसीक्यू नहीं देखा। हाँ, जो मैंने पास्ट पेपर में एमसीक्यू देखे हुए हैं वो आए हुए हैं कि ट्रेस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। तो आपने याद रखना है मैंगनीज, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन, ये चारों के चारों ट्रेस एलिमेंट्स हैं और इनमें से भी एमसीक्यू आते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आयरन, फिर इसी तरीके से जिंक, फिर इसी तरीके से कॉपर, इसी तरीके से ये मैंगनीज, इसी तरीके से क्लोराइड, ये सारे के सारे किसी ना किसी तरह को फैक्टर्स के तौर पर भी बिहेव कर रहे होते हैं। हम आगे एंजाइम्स वाले यूनिट में जाकर पढ़ेंगे। नाउ अब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि ऑल दिस 16 एलिमेंट्स आर द बायो एलिमेंट्स। नाउ अब बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स। बायो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करते हैं और बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को हमने डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ऑर्गेनिक और दूसरे नंबर पर आता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास, हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब मेजर है हमारे पास चार, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे नंबर पर आता है लिपिड्स, तीसरे पर आता है प्रोटीन्स और चौथे पर आता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। हम इन चारों को बायो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रख लेते हैं। फोर मेजर हमारे पास आते हैं। अगर मैं बात करूं कार्ब्स में, तो कार्ब्स में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं वो आता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिपिड्स में क्या आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब ज़रा आप ये वाली बात गौर करें कि कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं और लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिले हैं। मीन्स दैट अगर मैं आपसे ये वाली बात पूछूं कि यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स मिलकर लिपिड्स बना रहे हैं जबकि यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही तरह के एलिमेंट्स मिलकर दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं? तो आप सोचिएगा ज़रा कि ऐसा क्यों होता है। आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे और वो ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स यानी ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने का जो राज है वो इनके फंक्शनल ग्रुप में है। इनकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिफरेंट हो जाती हैं जो कि इनके फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक ही तरह के एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड्स बना देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स में हमारे पास पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो इन प्रोटीन्स वी हैव ओनली 4 बेसिक एलिमेंट्स। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। जबकि न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या चीज़ें पाई जाती हैं? न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस भी पाया जा रहा होता है। सो ये पेपर में एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल मेंबर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉस्फोरस के बारे में ही पूछा गया क्योंकि फॉस्फोरस बाकी इन तीनों में नहीं पाया जाता। हाँ, एक और एमसीक्यू आता है और वो ये वाला एमसीक्यू आता है कि इन चारों के चारों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो आप ज़रा गौर करें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन सब के अंदर क्या है? ये कॉमन है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन आ जाती है एक्स्ट्रा, जबकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस भी आ जाती है। तो ये पेपर का एमसीक्यू है। जबकि दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो वाटर हैं और मिनरल्स हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज़ है। अगले नंबर पर हम मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में यानी एक और तरीके से भी डिवाइड करते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं जो कि एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द टाइम मोनोमर्स ही होते हैं, जस्ट लाइक ग्लूकोज, जस्ट लाइक अमाइनो एसिड। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़रा ज़्यादा होता है। जस्ट लाइक स्टार्च है, ये है हेमोग्लोबिन, HB हेमोग्लोबिन, इसी तरीके से DNA, ये ज़रा ज़्यादा होते हैं। एक मैं टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल एक्चुअली में वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 AMU से ज़्यादा हो, 1000 बल्कि डाल्टन में लिखने लगा हूँ, 1000 डाल्टन से अगर ज़्यादा है। अगर मैक्रोमोलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से अगर ज़्यादा है, मैं इन्हें बोलूँगा मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक हो गया जी। और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे जी? जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन से ज़्यादा हो। तो रिमेंबर दैट माइक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट स्मॉलर देन होता है 1000 डाल्टन से, और जबकि मैक्रोमोलिक्यूल का वेट ज़्यादा होता है 1000 डाल्टन से। ठीक हो गया जी। नाउ एग्जांपल्स आपके सामने हैं,
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, स्टार्च, हीमोग्लोबिन एंड डीएनए। ठीक हो गया। नाउ अब बात करते हैं आगे। हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, यानी मैंने आपको ये बोला कि ये 16 एलिमेंट्स सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बना रहे होते हैं ना। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है हमारे सेल का, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। प्रोटोप्लाज्म मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बॉडी का या हमारे सेल का लिविंग मैटर होता है, और लिविंग मैटर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यूनिट टाइम में 1000 केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब ये जो इन सम ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एनाबॉलिज्म एंड नंबर 2 हम डिवाइड करते हैं कैटाबॉलिज्म में। ठीक हो गया। नाउ एनाबॉलिज्म एक्चुअली में ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मीन्स दैट कि मोनोमर्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। हम इन्हें बोलते हैं एनाबॉलिज्म में। फॉर एग्जांपल कि अमाइनो एसिड आपस में मिले तो क्या चीज़ बन गई है, प्रोटीन्स बन गई है। ठीक हो गया। जबकि कैटाबॉलिज्म इसका ऑपोजिट होता है। इसमें होता क्या है कि पॉलीमर्स मिलकर पॉलीमर्स टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, किसके अंदर, मोनोमर्स के अंदर ब्रेक कर जाते हैं। वी नेम इट एज अ कैटाबॉलिज्म। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेक। ठीक हो गया। मैंने इसको किस तरीके से याद रखा हुआ है, कैटा फोर सी फोर, कैटा एंड सी फोर कट। ठीक हो गया। तो कैटाबॉलिज्म में बेसिकली कटिंग हो रही होती है, किसमें, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड के अंदर कट डाउन हो जाती हैं। ठीक हो गया ना। अब एनाबॉलिज्म का एक रिएक्शन देखिएगा। हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज दैट दिस इज एन अमाइनो एसिड। ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है। ठीक हो गया। और ये मेरे पास एक दूसरा अमाइनो एसिड है। ठीक हो गया। नाउ अब हम होता क्या है जी बच्चे जी, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड का OH और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन आपस में पेयर अप हो जाते हैं, आपस में मिलते हैं। जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और यहाँ पर क्या कर जाता है कि कार्बन क्या कर जाता है, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ जाकर पेयर बना लेता है। जिस तरह आप यहाँ पर देख लें कि कार्बन बेसिकली क्या हो चुका है, कार्बन बेसिकली यहाँ पर क्या हो चुका है जी, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर इसको शो कर देता हूँ, आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी कि कार्बन ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है हम इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके ज़रिए से, CN बॉन्ड के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसमें बेसिकली हमारे पास आता क्या है कि कार्बन, एक अमाइनो एसिड का कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड का जो नाइट्रोजन है ये आपस में पेयर अप हो जाते हैं और इनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द CN। ठीक है। ठीक हो गया जी। नाउ अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एनाबॉलिक रिएक्शन में वाटर की रिमूवल हो रही है। इसे मैं बोलता हूँ, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है -H2O, वाटर की रिमूवल हो गई है। ठीक हो गया। अब चूंकि वाटर की रिमूवल हो गई है दैट्स वाई मैं इस रिएक्शन को बोलता हूँ कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं इसे बोलता हूँ कंडेंसेशन रिएक्शन बोलता हूँ। ठीक हो गया जी। नाउ दूसरे नंबर पर क्या होता है, अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में ले जाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वाटर को ऐड करना पड़ेगा जो कि इस पेप्टाइड बॉन्ड पर जाकर अटैक करेगा, इसको तोड़ देगा और क्या चीज़ बन जाएगा, ये मेरे पास 2 अमाइनो एसिड आ जाएंगे जी। ठीक हो गया। दैट्स वाई कैटाबॉलिज्म में मैंने क्या किया, ये वाटर को ऐड किया, वाटर की एडिशन हो गई है यहाँ पर। ठीक हो गया। जब वाटर की एडिशन होती है दैट्स वाई मैं कैटाबॉलिज्म को एक और नाम देता हूँ, आई आल्सो नेम इट एज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। मैं इसे क्या बोलता हूँ, हाइड्रोलिसिस। और इसे मैं एक और नाम भी देता हूँ, आई आल्सो नेम इट एज अ डीकंडेंसेशन रिएक्शन। डीकंडेंसेशन। हाँ जी, मैं इसे नाम देता हूँ डीकंडेंसेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस इज आल्सो नोन एज अ डीकंडेंसेशन रिएक्शन। नाउ अगले नंबर पर क्या होता है, एनाबॉलिज्म का करैक्टर यह है कि मोस्टली दे आर एंडरगोनिक। एंडरगोनिक का मतलब क्या होता है कि दे रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर रिएक्शन। जब ये रिएक्शन परफॉर्म होते हैं तो हमें खुद से एनर्जी देना पड़ती है। लेकिन कैटाबॉलिज्म हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हम करते क्या हैं कि जी जब ये रिएक्शन होते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज अ एक्सर्गोनिक रिएक्शन।
मीन्स दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। इनके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास एनाबॉलिज्म की, हमारे पास एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस, इसी तरीके से ग्लाइकोजेनेसिस, इसी तरीके से लाइपोजेनेसिस। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक्सर्गोनिक की यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन की हमारे पास है रेस्पिरेटरी, ऑल रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने एक जर्नल टर्मिनोलॉजी लिख दी है, आपको समझ आ जाएगी कि सारे के सारे रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव जो प्रोसेसेस होते हैं वी नेम द कैटाबॉलिज्म। इसी तरीके से अब हमारे पास क्या होता है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर एक और रिएक्शन लिखने लगा हूँ, आप ज़रा गौर करिएगा। एक और रिएक्शन यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ कि लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ATP। ATP का टूटना किसके अंदर, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब ये रिएक्शन इस तरफ प्रोसीड करेगा तो बच्चे जी हमें रिलीज़ होगी, दैट इज़ हमें रिलीज़ होगी -7.3 किलो कैल एनर्जी रिलीज़ होगी। और अगर मैं डायरेक्शन इसको इस तरफ रिलीज़ कर दूँ, इस तरफ कर दूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, +7.3 किलो कैल एनर्जी देना पड़ेगी। तो एटीपी का जो टूटना होता है वो एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है, और एटीपी का जो फॉर्मेशन है ये बेसिकली एनाबॉलिज्म में आएगा, हमें खुद से एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक हो गया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नाउ अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास जब हमारे पास ये रिएक्शन होते हैं तो एनाबॉलिज्म होता है तो वाटर रिमूव होता है, और कैटाबॉलिज्म जो होता है इसमें वाटर ऐड होता है। नाउ अब हम यहीं से ही अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वाटर की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की, तो देखते जाइएगा। सबसे पहले नंबर पर वाटर क्या है, दैट इज़ मीडियम ऑफ लाइफ, यानी ये हमारी लाइफ का मीडियम है। अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। रिमेंबर दैट हमारी ज़मीन पर जो लाइफ पॉसिबल हुई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर। ठीक हो गया जी। और ये कुरान पाक की आयत भी है, वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन है, और हमने हर जिंदा शय को वाटर से ही पैदा किया है। ठीक हो गया ना। अब दूसरे नंबर पर क्या बात आती है कि हमारी जो ज़मीन है दैट इज़ कवर्ड बाय 2/3 वाटर, यानी हमारी ज़मीन का जो 70% हिस्सा है दैट इज़ कवर्ड बाय वाटर। ठीक हो गया। और हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वाटर उनका 70 to 90% बनाता है। हाँ जी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें 70 से लेकर 90% तक वाटर पाया जाता है, और यही चीज़ हम किडनी वाले यूनिट में जाकर डिस्कस करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक हो गया। फिर जेलीफिश की अगर मैं बात करूं तो वो 99% वाटर से मिलकर बनी हुई होती है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म, सीमन, ब्लड, ये 90% प्लस वाटर से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं ब्रेन सेल्स की तो ब्रेन सेल में 85% से ज़्यादा वाटर पाया जाता है। यही वजह होती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से, समटाइम ऐसा होता है डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। कभी आपने नोट किया होगा कि अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपको पानी की कमी हो गई है तो आपका हेडेक होना शुरू हो जाता है जी, है। कभी आपने गौर किया है ऐसा? डिहाइड्रेशन कॉजेस हेडेक। कभी आप गौर करिएगा कि जब आपको सर दर्द हो रहा हो तो आप अगर 1 से 2 गिलास पानी पिए तो आपका सर दर्द मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाता है, अगर तो वो किसी और बीमारी की वजह से नहीं हुआ तो। ठीक हो गया। फिर अगले नंबर पर हमारे पास आता है जी बोन सेल। बोन सेल्स में हमारे पास 20% वाटर पाया जा रहा था, सबसे कम पानी यहाँ पर पाया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सीड्स की तो बच्चे जी सीड्स में क्या होता है, 10% वाटर पाया जा रहा होता है। ठीक है। और यहाँ तो फिर उससे भी कम पानी पाया जा रहा होता है सीड्स में। यही वजह है कि हमारे पास चूँकि सीड में नमी नमी नहीं होती, दैट्स वाई सीड्स करते क्या है जी, सीड्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर लेते हैं, और यही हम चीज़ आगे जाकर पढ़ेंगे भी, यही हम चीज़ आगे जाकर पढ़ेंगे भी। क्या चीज़ पढ़ेंगे जी, हम आगे जाकर यही वाली बात पढ़ेंगे कि हमारे पास बैक्टीरिया के कंट्रोल में हम ये वाली बात पढ़ेंगे, दैट इज़ डेसिकेशन। डेसिकेशन, बल्कि डेसिकेशन नहीं हम पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ड्राइंग। वी नेम इट एज अ ड्राइंग।
कि अगर हम चीज़ों को खुश कर लेते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व भी कर लेते हैं। हम ये बैक्टीरिया वाले चैप्टर में भी जाकर पढ़ेंगे। ठीक हो गया कि अगर हमने किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना हो तो हम उनमें क्या करते क्या हैं, हम उसमें से वाटर को इवेपोरेट कर लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं। ठीक हो गया। नाउ अब मैं बात करता हूँ वाटर के स्ट्रक्चर की। तो बच्चे जी वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि 3 एटम्स पाए जाते हैं और इसमें क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, 3 एटम्स, जबकि वाटर किससे मिलकर बनता है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। हाँ, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। ठीक हो गया। और इसके दरमियान में कितने कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड। ये नंबर 1 कोवलेंट बॉन्ड और ये हमारे पास बनता है दैट इज नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। सो वी हैव 2 कोवलेंट बॉन्ड विद इन अ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ अब हमने वाटर के स्ट्रक्चर को समझना है। वाटर का स्ट्रक्चर चूँकि ये 2 एटम से मिलकर 2 तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, तो अगर मैं इन एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को देखूं तो मेरे पास नज़र आता है ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन दैट इज़ हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज क्वाइट इलेक्ट्रो नेगेटिव। हाँ, ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि हाइड्रोजन ऑन द अदर हैंड दैट इज़ क्वाइट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब अगर आप गौर करो तो वाटर किसके दरमियान में बना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव के दरमियान में बना है। अब इसका हमारे पास एडवांटेज क्या आता है, अब ज़रा गौर करना। चूँकि ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन कौन सा, हाइड्रोजन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। नाउ अब टेक्निकली इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर दरमियान में होना चाहिए था, इक्वली शेयरिंग होनी चाहिए थी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये अंडर द शेडो ऑफ ऑक्सीजन चला जाता है। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दरमियान में नहीं रहता, बल्कि ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वाटर क्या बन जाता है, वाटर हमारे पास क्या बन जाता है, एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर आप गौर करें तो वाटर के एक जानिब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है और एक जानिब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, जिसकी वजह से वाटर क्या बन चुका है, एक पोलर मॉलिक्यूल बन चुका है। नाउ अब सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो वाटर की इस पोलैरिटी की वजह से आएंगी। नाउ सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वाटर की आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी की वजह से सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैंने एक वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ किया, मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2 एंड मॉलिक्यूल नंबर 3। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक हो गया जी। नाउ अब अगर आप गौर करें तो वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के सामने आ चुका है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन क्या करती है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी जिसे हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे जी। ठीक हो गया। सारी की सारी जो अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आ रही हैं। नाउ अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फ़ायदा क्या होता है, बेशुमार फ़ायदे होते हैं और उनमें से एक बड़ा फ़ायदा है दैट इज़ कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट की तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है।
ठीक हो गया। बट लेट्स सपोज अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, मैं यहाँ पर फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तब, लेट्स सपोज इन केस अगर वाटर के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वाटर क्या करेगा, वाटर फ्रीज करेगा एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वाटर बॉयल कर जाएगा कहाँ पर, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो वाटर -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज और -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर जाएगा। और ये हमारे लिए बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन होती। क्यों हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन होती? क्योंकि हमारा जो अगर आज हम टेम्परेचर देखें, रूम टेम्परेचर देखें, तो रूम टेम्परेचर पर वाटर अभी भी लिक्विड ही है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस टेम्परेचर में लाइफ क्या होती, पॉसिबल ही ना होती। तो इस हाइड्रोजन की वजह से हमारे पास क्या हुई है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो आज इस टेम्परेचर पर लाइफ पॉसिबल ही ना होती। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ हाई स्पेसिफिक हीट। इस हाई स्पेसिफिक हीट की वजह क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब मैं हाई स्पेसिफिक हीट को डिफ़ाइन कैसे करूँगा बच्चे जी? हाई स्पेसिफिक हीट को डिफ़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि लेट्स सपोज दैट कि आपके पास क्या है जी, आपके पास 1 ग्राम वाटर है। ये आपके पास 1 ग्राम वाटर है और इसका टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप करें क्या, आप इस 1 ग्राम वाटर को इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी दें कि ये 1 ग्राम जो वाटर है ये कितना हो जाए, इसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक हो गया। मीन्स दैट मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए आपको जितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी, मैं उसे बोलूँगा हाई स्पेसिफिक हीट। सो रेज इन 1 डिग्री जो होती है रिक्वायर्ड करती है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी कितने बराबर होती है, 4.18 जूल। रिमेंबर दैट अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है और आप उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स दैट कि सिर्फ 1 डिग्री का रेस चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको 1 कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और 1 कैलोरी कितनी होती है, किसके बराबर होती है, 4.18 जूल्स के बराबर होती है। ठीक हो गया ना। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि वाटर क्या करता है, रेजिस्ट करता है इन टेम्परेचर चेंज को। जी वाटर रेजिस्ट इन टेम्परेचर चेंज। ठीक हो गया। पानी क्या करता है, देर से गर्म और पानी देर से ठंडा होता है। यही वजह है कि हम वाटर को थर्मोस्टेबलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। हम अक्सर अपनी गाड़ियों में भी वाटर को इस्तेमाल करते हैं जो कि कूलिंग, जो कि क्या कर रहा होता है, टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे रहा होता। ठीक हो गया। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, दैट इज़ हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मैं हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैसे डिफ़ाइन करता हूँ? हीट ऑफ वेपराइजेशन को मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि आई हैव अ वाटर मॉलिक्यूल, मेरे पास एक बल्कि वाटर है, और ये वाटर कितना है, मेरे पास है ये वाटर 1 kg वाटर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मेरे पास 1 kg वाटर है। मैं करना क्या चाहता हूँ कि 1 kg वाटर को इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँ कि वाटर क्या करे, लिक्विड स्टेट से चेंज होकर गैसियस स्टेट में चला जाए। मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इनटू 1 किलोग्राम ऑफ गैसियस वाटर। अगर इतनी हीट को मैं क्या बोलूँगा, इस फिनोमेना को मैं बोलूँगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक हो गया। इस फिनोमेना को मैं क्या बोलूँगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक हो गया जी। ना अब ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मीन्स दैट होता क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 लीटर वाटर है, तो उसमें से 2 ml आउट ऑफ 1000 ml यानी 1 लीटर वाटर में से क्या कर देगा, लोअर कर देगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया जी। ये यानी इतनी ज़्यादा हमारे पास ये हीट एनर्जी, यानी पानी क्या कर लेता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि सिर्फ 2 ml वाटर करता क्या, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या कर लेता है, लेकर चला जाता है। ठीक हो गया। सो वाटर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और इसका हम फ़ायदा क्या करते हैं, फ़ायदा हम उठाते हैं स्वेटिंग में। ठीक हो गया। स्वेटिंग एनिमल्स में होती है, ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में होती है। स्वेटिंग का दूसरा नाम होता है पर्सपायरेशन, PERS, पर्स
PERS, परस्पायरेशन, ठीक हो गया। और ये दोनों ही क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, कूल करके रखते हैं, ठीक हो गया जी। ये चीज़ हमारे पास आ रही है जी। नाउ यहाँ पर जितनी भी MCQs आते हैं उनको मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है जी, ठीक हो गया, कि वाटर की ये वाली प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, या ये वाली प्रॉपर्टी वाटर की किस प्रॉपर्टी की वजह से आती है जी, ठीक हो गया। अगली चीज़ हमारे पास आती है कोहेजन एंड टेंशन। कोहेजन एंड टेंशन क्या होती हैं, बोथ आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। जी हाँ, कोहेजन भी और टेंशन भी, ये हमारे पास दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, स्टिकी फोर्सेस होती हैं। अब ये कोहेजन और एडहेशन में डिफरेंस कहाँ पर आएगा, तो चलो देख के दो। कोहेजन में वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, इस प्रॉपर्टी को मैं बोलूँगा, आई नेम इट एज अ कोहेजन, ठीक हो गया। और कोहेजन हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, वाटर कॉलम, एक वाटर चेन प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। जबकि एडहेशन क्या करती है, एडहेशन बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स है। किसके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है वाटर के मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ द वेसल्स के दरमियान है। यानी वाटर का मॉलिक्यूल जो उसका कंटेनर होता है उसकी वॉल्स के साथ जाकर स्टिक हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये एडहेसिव, हम इसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसका हमारे पास एडवांटेज क्या होता है कि इट काउंटर्स ग्रेविटी, ये ग्रेविटी को काउंटर करता है, ठीक हो गया। अब इन दोनों का एडवांटेज क्या होता है कि बोथ हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। जी हाँ, एसेंट ऑफ सैप के हमारे नम्स का टॉपिक है, वहाँ पर हम जाकर पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप में हमारे पास कोहेजन भी और एडहेशन भी, ये दोनों हेल्प करती हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है हमारे पास आयोनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की जो आयोनिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कि हमारे पास वाटर है, ये करेगा क्या, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोटॉन एंड OH की सूरत में पाया जाएगा। और प्रोटॉन की मिकदार कितनी होगी, 10⁻⁻⁷, और OH की मिकदार कितनी होगी, 10⁻⁻7। यही वजह है कि हमारे पास KW जो आता है वो हमारे पास -14 आता है, ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है कि यह वाटर करता क्या है, ये सपोर्ट करता है एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शन को, ये सपोर्ट कर रहा होता है वाटर। रिमेंबर दैट हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर हो रहे होते हैं, तो वाटर उनमें बड़ा रोल प्ले करता है। और फिर अगला जो रोल होता है दैट इज़ वाटर क्या करता है, बैलेंस करता है हमारी pH को, यानी pH ऑफ द मीडियम को भी ये बैलेंस करता है, ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लो डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की लो डेंसिटी क्या होती है, नाउ इस चीज़ को हमने समझना है। ये एक्चुअली में क्या है, कहता है डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं वाटर का टेम्परेचर क्या करना शुरू कर दूं, कम करना शुरू करूंगा, तो वाटर की डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी जी, कम होना शुरू हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, अगर मैं टेम्परेचर को लो करूंगा वाटर की डेंसिटी भी लो हो जाएगी। लेकिन ये वाटर की डेंसिटी कब तक लो होगी, टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा जी, डेंस होना शुरू हो जाएगा, उसकी कसाफत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ले जाऊं, अब वाटर मज़ीद उसकी डेंसिटी कम नहीं होगी, बल्कि अब एक एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, दैट इज़ कि वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ मैं वन लाइन में इस बात को रिपीट करने लगा हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को डाउन करता हूँ तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी जी, वाटर की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी जी। यहाँ पर मैंने एरो नीचे लगाया हुआ है, यहाँ पर मुझे एरो लगाना चाहिए कि पानी को अगर मैं ठंडा करता हूँ तो पानी की डेंसिटी क्या होगी, पानी की डेंसिटी क्या होगी जी, इंक्रीज़ हो जाएगी जी, ठीक हो गया जी। बट अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी जी, डिक्रीज़ हो जाएगी जी, ठीक हो गया। इसको ज़रा दोबारा देख लो कि अगर मैं टेम्परेचर को, वाटर को क्या करता हूँ, अगर मैं ठंडा करता हूँ तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन कब तक इंक्रीज़ होगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अगर मैं वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से मज़ीद डाउन करता हूँ तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, बजाय इंक्रीज़ होने के वो क्या करेगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया जी। वाटर की डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। चूँकि वाटर की डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट्स वाई क्या करेगी, आइस क्या करेगी, फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक हो गया। अब वाई वाटर फ्लोट्स, इसी को ही हम बोलते हैं वाटर एक्सपेंशन, कि क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैं नीचे जाऊंगा तो क्या करेगा जी, डेंसिटी क्या करेगी जी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो वाटर की एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसुलेटिंग लेयर बना देता है आइस।
कैसे इंसुलेटिंग लेयर बना देती है, चलें एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास है वाटर, ये मेरे पास है वाटर। तो बच्चे जी क्या होगा, ये वाटर का मैं इनर बना देता हूँ, ये इनसाइड है, ये वाटर का इनसाइड। नाउ अगर लेट्स सपोज टेम्परेचर ठंडा हो रहा है तो वाटर में ऊपर वाली लेयर जो होगी वो क्या कर देगी जी, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी जी, ऐसे ही होगा। नाउ अब ये आइस क्या कर लेगी, यहाँ पर एक थिक लेयर बना लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर वाली हीट बाहर फ्लो नहीं कर पाएगी जी। और ये बात लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक ये है कि लेट्स सपोज दैट कि अगर बाहर टेम्परेचर कितना आ जाता है, लेट्स सपोज अगर बाहर टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है तो अंदर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। क्यों 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 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक होना ये चाहिए कि हमारे पास जो अंदर वाली जो हीट है वो क्या आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। लेकिन अंदर वाली हीट बाहर क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर आइस की एक थिक लेयर बनी हुई है, आइस की एक थिक लेयर बनी हुई है। दैट्स वाई वो क्या करती क्या है कि वो अंदर वाली हीट को बाहर आने नहीं देती। यही वजह होती है कि झील जो होती है वो मुकम्मल बॉटम तक नहीं जमती। इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर मौजूद जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो सर्वाइव कर जाती है। यहाँ पर मैं दोबारा बता दूं कि अगर ये पूरी झील जम जाएगी तो अंदर मौजूद जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो भी फ्रीज हो जाएगी। और इस फ्रीजिंग को बचाता कौन है, हमारे पास वाटर की लो डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी बचा रही होती है। ठीक हो गया, यानी वाटर इंसुलेटिंग के तौर पर भी काम करता है। नाउ द सेवंथ प्रॉपर्टी इज, वाटर की जो सेवंथ प्रॉपर्टी है दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या करता है, वाटर कैन डिजोल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वाटर तकरीबन हर एक चीज़ को डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है। हमारी दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं उनमें ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड आर सोलुबल इन वाटर। यहाँ पर आपने आपने वर्ड को अंडरस्टैंड करना है, ऑलमोस्ट का मतलब है तकरीबन हर चीज़। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात समझनी है, नॉट ऑल थिंग्स, सारी की सारी चीज़ों को डिजोल्व नहीं करता वाटर, सिर्फ डिजोल्व करता है मतलब ज़्यादातर चीज़ों को, नॉट ऑल। ठीक हो गया। नाउ अब हमारे पास कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पर हमारे पास आता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल हमारे पास क्या है, NaCl। NaCl को जब मैं वाटर में डालता हूँ तो क्या बन जाता है, हमारे पास Na+ और Cl- बन जाते हैं। मैं मोस्टली एग्जांपल्स को मैं ग्रीन मार्कर से लिखता हूँ, मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक हो गया। और केमिकल रिएक्शंस को मैं हमेशा रेड मार्कर से ही मैं लिखता हूँ। ठीक हो गया। जिस तरह यहाँ पर जितने भी मैंने रिएक्शंस लिखे हुए हैं वो मैंने रेड मार्कर से ही लिखे हुए हैं। ठीक हो गया जी। नाउ अब मैंने क्या किया है जी कि आयनिक प्रॉपर्टी जो मेरे पास है जस्ट लाइक दिस, कि वाटर आयनिक कंपाउंड को जस्ट लाइक NaCl को पानी में अगर डाला जाएगा तो वो डिसएसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दैट इज दैट कैन गो डिसएसोसिएशन, डिसएसोसिएट। वाटर क्या हो जाएगा, डिसएसोसिएट हो जाएगा इनटू सोडियम एंड क्लोराइड आयन। ठीक हो गया जी। नाउ अब हमारे पास ये जो क्लोराइड आयन होगा, ये वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट होगा, क्लोराइड आयन जो होगा दैट वुड बी सराउंडेड बाय द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर। और जो सोडियम जो होगा दैट वुड बी सराउंडेड बाय द नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर। हम इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। दैट्स हाउ कि पानी करता क्या है, पानी आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता। अब बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल है हमारे पास शुगर्स। शुगर मतलब ग्लूकोज भी अगर पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो चार्ज ग्रुप में डिसएसोसिएट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं जस्ट लाइक अल्कोहल जो होते हैं ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। क्योंकि ये पोलैरिटी अल्कोहल्स भी के पास भी OH ग्रुप होता है और वाटर के पास क्या होता है, पोलैरिटी आ जाती है। दैट्स वाई ये बड़े अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, अब मैं बात करता हूँ नॉन पोलर सब्सटेंसेस की। नॉन पोलर सब्सटेंसेस में फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं ऑयल्स करता क्या है जी, ऑयल्स पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ऑयल्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और यही चीज़ हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है जी। ठीक हो गया। इसीलिए मैंने ऊपर वर्ड लिखा था ऑलमोस्ट का मतलब है नॉट ऑल, ज़्यादातर चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है बट नॉट ऑल। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ मैं बताता चलूँ, इन तीनों का फ़ायदा क्या होता है। चूँकि आयनिक, कोवलेंट एंड पोलर कंपाउंड ये सारे के सारे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तो इनका फ़ायदा ये होता है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं
हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, हमारा मेटाबॉलिज्म जो हो रहा होता है, दैट इज हैपनिंग इन द वाटर, ये क्या होता है, एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा होता है, वाटर के अंदर हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट का हमारे पास एडवांटेज ये है कि जितने भी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं वो एक्वस मीडियम में हो रहे होते हैं। और ये चीज़ हम एंजाइम वाले यूनिट में भी जाकर पढ़ेंगे कि एंजाइम रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, वो अपनी फंक्शनिंग एक्वस मीडियम में ही करते हैं। ठीक हो गया। अब अगले नंबर पर मैं बात करता हूँ पोलर प्रॉपर्टी, नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर में हमारे पास आता है ऑयल्स। ऑयल्स क्या होता है, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक हो गया। नाउ अब इन्हीं से ही अगली प्रॉपर्टी ड्राइव होती है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है, कहता है कि अगर मैं ऑयल को वाटर के अंदर ऐड कर दूं तो ऑयल क्या करेगा, मिनिमम कांटेक्ट करेगा विद वाटर। मीन्स दैट अगर ऑयल के ड्रॉप्स को मैं पानी में ऐड कर देता हूं तो ऑयल क्या कर लेगा, अपना सरफेस एरिया क्या कर लेगा जी, अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर लेगा, वो वाटर के साथ कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहेगा। ठीक हो गया। चलें एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जस्ट लाइक दैट आप एक मॉलिक्यूल देखिए। नाउ आप ज़रा गौर करें कि ये मैंने मॉलिक्यूल कौन सा ड्रॉ किया है। आप बोलेंगे कि सर आपने ड्रॉ किया है फॉस्फोलिपिड। कौन सा मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, फॉस्फोलिपिड ड्रॉ किया। समझ गए ना आप लोग। हाँ, फॉस्फोलिपिड है। अगर मैं इस फॉस्फोलिपिड वाले इस मॉलिक्यूल को मैं क्या करता हूँ, मैं वाटर में ऐड करता हूँ। डू यू नो व्हाट हैपन्स, ये करेगा क्या, ये करेगा क्या कि ये वाटर की सरफेस है, तो ये फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल होगा ना, व्हाट वुड हैपन, ये इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्यों ओरिएंटेशन में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है दैट इज पोलर, जबकि जो टेल होती है दैट इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होती है। तो अब आप देखो कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको जब मैंने वाटर के अंदर ऐड किया तो पोलर वाला जो पार्ट है वही वाटर के साथ कांटेक्ट कर रहा है, जबकि नॉन पोलर जो पार्ट हो गया है ये क्या हो चुका है, अवे हो चुका है। हाँ, नॉन पोलर पार्ट जो है दैट गोज अवे, ये अवे हो गया है, जिसकी वजह से हमने ये बोला कि वाटर करता क्या है जी, ऑयल करता क्या है, वाटर के साथ कांटेक्ट में आने पर अपना सरफेस एरिया कम से कम कर लेता है, जिसको हमने बोला हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक हो गया। और इसी को ही अगर मैं एक स्टेप फर्दर ले जाऊँ तो बच्चे जी ज़रा गौर करिएगा, एक स्टेप अगर मैं फर्दर ले जाऊँ, जस्ट लाइक दैट कि ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो चुके हैं। लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल ज़्यादा हो चुके हैं और अगर मैं इन्हीं को वाटर में ऐड करता हूँ, व्हाट वुड हैपन, लेट्स सपोज इन्हीं को मैं वाटर में ऐड कर देता हूँ। डू यू नो व्हाट हैपन्स, ये मॉलिक्यूल करेंगे क्या, ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को ना इस अरेंजमेंट में कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये हेड इनका बाहर की जानिब आ जाएगा और टेल इनकी अंदर की जानिब छुप जाएगी, और पानी क्या करेगा, पानी क्या करेगा, वो इनके बाहर की जानिब आना शुरू हो जाएगा, और ये क्या करेंगे जी, ये पानी इनके बाहर आ जाएगा और टेल इनकी वाटर से अवे चली जाएंगी जी। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं इलेबोरेट कर दूँ कि ये क्या करेंगी, टेल क्या करेंगी, वाटर से अवे हो जाएंगी, जबकि वाटर के साथ कांटेक्ट कौन करेगा, जो भी इसका जो पोलर रीजन है। ठीक हो गया। और अगर मैं इसको एक स्टेप और फर्दर ले जाऊँ, जस्ट लाइक दैट, अगर मैं इसको एक और स्टेप फर्दर ले जाऊँ, यानी मैं इन मॉलिक्यूल्स की तादाद को बढ़ा दूँ, व्हाट वुड हैपन, इन मॉलिक्यूल की तादाद को लेट्स सपोज दैट मैं बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ, और इन मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कर देता हूँ, वाटर में ऐड कर देता हूँ। डू यू नो व्हाट हैपन्स, डू यू नो व्हाट हैपन, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे, जस्ट लाइक दिस। ये लो, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पर चूंकि मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर मैं 2D ही डायग्राम बना सकता हूँ, तो ज़रा इसको मैनेज करिएगा कि ये इस तरीके की हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। कैसे, जस्ट लाइक दिस, ये हेड अंदर आ गया, ये हेड इधर आ गया, एक हेड ऊपर एक हेड नीचे, जस्ट लाइक दिस। ठीक हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये हेड कैसे आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ये टेल क्या करेंगी, दो टेल को फेस करेंगी, और ये इस तरीके से हमारे पास अरेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया।
ये उस केस में है जब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे। इन दैट केस के हमारे पास अंदर भी वाटर आ जाएगा जी और बाहर भी वाटर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वाटर क्या करेगा, अंदर रह जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर को अंदर रिटेन करने वाली कैपेसिटी आ जाएगी। और अगर आप गौर करें लेट्स सपोज अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ब्रेक करके क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, इसको इस जानिब ले आता हूँ और इसको इस जानिब। डू यू नो व्हाट हैपन्स, ये कैसी बन जाएगी, ये ऐसी मेम्ब्रेन बन जाएगी कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड की एक लेयर ऐसे आ जाएगी और फॉस्फोलिपिड की एक लेयर ऐसे आ जाएगी। ठीक हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास बाहर भी वाटर आ जाएगा और अंदर भी वाटर आ जाएगा। अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो आपको ये क्या चीज़ नज़र आएगी जी, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि जी हमने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक हो गया ना। इस चीज़ को हम बोलते क्या हैं, तो ज़रा गौर करिएगा कि हम इस चीज़ को बोलते क्या हैं जी। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पर इलेबोरेट कर देता हूँ। ये जो चीज़ हमारे पास आएगी इसको मैं बोलूँगा बायलेयर। हाँ जी, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगा बायलेयर। ठीक हो गया, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगा लाइपोसोम। इस वाले स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगा लाइपोसोम। लाइपोसोम को मैंने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी जाकर पढ़ाना है कि ये बेसिकली वायरस को ट्रांसफ़र करने में किरदार अदा करता है। और इस वाले स्ट्रक्चर को, ये जो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जब इसके मॉलिक्यूल कम होते हैं, इसको मैं बोलता हूँ माइसेल। ठीक हो गया। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द PMDC यूनिट नंबर 3। ठीक हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और इंट्रोडक्शन बताया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। ठीक हो गया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा द कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में इसे समझाना शुरू कर दूं तो बच्चे जी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। तो लिहाजा बारी बारी मैं ये सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा, आप इन्हें देखते जाइएगा। जो चीज़ कोई बात ना समझ आए आप कमेंट कर सकते हैं। विश यू गुड लक बच्चों जी, अल्लाह हाफ़िज़।